नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। पूरे भारत और विश्व में 555वीं गुरु नानक जयंती मनाई गई। यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यूनेस्को IOC ने उड़ीसा के गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता प्रदान की। BSNL ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च की। विश्व भर में प्रथम ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला वित्त आयोग सम्मेलन आयोजित किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। पूरे भारत और विश्व में 555वीं गुरु नानक जयंती मनाई गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरु नानक जयंती प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी थी। चलिए खबर की शुरुआत में श्री गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं जानते हैं। पहली शिक्षा है एक ओमकार। इसका अर्थ है एक ईश्वर जो अपनी प्रत्येक रचना में निवास करता है और परम सत्य का सृजन करता है। दूसरी शिक्षा है सत्यवादिता। इसमें सत्यनिष्ठापूर्ण जीवन पर जोर दिया और सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया। सामाजिक असमानता के बारे में सीख देते हुए उन्होंने स्वयं सामाजिक असमानता का निरंतर विरोध किया और जाति व्यवस्था की आलोचना की। साथ ही धर्म के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि धन यानी भौतिक संपत्ति को एकत्र करने के लिए धर्म का उपयोग ना करें। खबर में आगे बढ़ते हुए आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता को समझते हैं। पहली है समानता और भाईचारे पर जोर। उनके इन सिद्धांतों पर अमल करने से समाज में वर्तमान में बढ़ रहे लैंगिक और जातिगत भेदभाव तथा दुनिया भर में बढ़ते संघर्ष एवं युद्ध का समाधान संभव है। दूसरा है वर्णछको, यानी कि जो आपके पास है उसे बांटे। इसे संपन्न और वंचित के बीच बढ़ती असमानता को कम किया जा सकता है। किरत करो, यानी अपना धन उचित और ईमानदारी से कमाया जाए तो इसे भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। और आखिरी है सर्बत दा भला, यानी सभी का कल्याण। उनकी यह शिक्षा जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। खबर के अंत में गुरु नानक देव जी के बारे में भी जान लेते हैं। उनका जन्म पाकिस्तान में ननकाना साहिब के तलवंडी में हुआ था। उन्होंने करतारपुर, जो रावी नदी पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र की स्थापना की थी। मोक्ष का उनका विचार निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता की मजबूत भावना के साथ सक्रिय जीवन की खोज थी। अपनी मृत्यु से पहले गुरु नानक ने अपने अनुयायियों में से एक अनुयायी लहणा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लहणा को गुरु अंगद के नाम से जाना गया था। उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग यूनेस्को IOC ने उड़ीसा के गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता प्रदान की। यूनेस्को IOC ने इंडोनेशिया में दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड NTRB द्वारा सत्यापन के आधार पर दी गई है। NTRB सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम TRRP लागू करता है। इस निकाय में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अधिकारी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को IOC सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम TRRP के बारे में। TRRP एक स्वैच्छिक व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित प्रयास है। ये वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और शमन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके उद्देश्य को देखें तो सुनामी जैसी आपदा से जीवन, आजीविका और संपत्ति की रक्षा करना है। इसके लिए TRRP जागरूकता और तैयारी संबंधी रणनीतियों के माध्यम से सुनामी के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ावा देता है। इसमें लगातार मूल्यांकन के लिए 12 तैयारी संकेतक शामिल हैं तथा एक बार मान्यता मिलने के बाद इसे हर 4 साल में नवीनीकृत किया जाता है। चलिए सुनामी के बारे में बात करते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या तटीय चट्टानों के गिरने की वजह से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होती है। इसके कारण जल का विस्थापन होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर विशाल लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति शब्द सुनामी में जापानी शब्द तसु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ लहर होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहला है गति।
इन लहरों की गति 500 मील प्रति घंटे mph से अधिक हो सकती है। यद्यपि जैसे ही ये लहरें उथले जल में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति 20 से 30 मील प्रति घंटे तक धीमी हो जाती है। इस दौरान इनकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है जबकि ऊंचाई बढ़ जाती है। हालांकि सुनामी लहर की गति लहर के स्रोत की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। अंत में भारत द्वारा उठाए गए कदम जान लेते हैं। पहली है भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हिंद महासागर के 25 तटीय देशों को सुनामी संबंधी सलाह प्रदान करता है। इसमें सुनामी बॉय सिस्टम का एक नेटवर्क है जो रियल टाइम डेटा संचारित करता है। INCOIS ने भारतीय तट पर ज्वार गेज स्टेशनों का एक रियल टाइम नेटवर्क स्थापित किया है। साथ ही भारत में सुनामी के प्रबंधन पर NDM में दिशा निर्देश लागू हैं। सुनामी की मॉडलिंग और मानचित्रण को देखें तो इसे भारतीय तट के साथ साथ प्रारंभिक सुनामी और तूफान महोर्मी चेतावनी प्रणाली के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की तरफ। BSNL ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सामान्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन केवल आपातकालीन सेवाओं और सैन्य उपयोग तक ही सीमित था। कुछ वैश्विक पहले भी D2D प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं, जैसे AST स्पेस मोबाइल, लिंक ग्लोबल, कॉन्स्टलेशन ग्लोबल, SpaceX, स्टारलिंक। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट टू डिवाइस D2D सैटेलाइट के कार्य जानते हैं। सबसे पहले सिद्धांत को जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स धरती पर मौजूद सेल टावर्स की तरह काम करती हैं। इससे पारंपरिक मोबाइलों में कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सेल टावर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये प्रौद्योगिकी जमीन पर स्थित संचार उपकरणों तक सीधे संकेत भेजने के लिए कक्षा में स्थित सैटेलाइट्स का उपयोग करती हैं। दूसरा है गैर स्थलीय नेटवर्क NTN प्रौद्योगिकी। यह उपकरणों और सैटेलाइट्स के बीच निर्बाध तरीके से दो तरफा संचार को सक्षम बनाती है। BSNL 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित वायसेट के जियोस्टेशनरी L बैंड सैटेलाइट्स का उपयोग करेगा। इससे जमीन पर स्थित सेल टावर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस कारण से दुर्गम क्षेत्रों में कवरेज के लिए संचार का एक आदर्श तरीका बन जाएगा। इस कदम के महत्व को देखें तो पहला है विश्वसनीय कनेक्टिविटी। हर मौसम में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। दूसरा है हाई स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज। यहाँ तक कि सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी जहाँ सेलुलर या वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी हाई स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज मिलेगा। साथ ही ये UPI भुगतान को भी सपोर्ट करता है। ग्रामीण क्षेत्रों या जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, उन क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल लेन देन करने के लिए सशक्त बनाएगा। और आखिरी है आपातकालीन कॉल्स और SOS संदेश। ये ऐसी आपातकालीन स्थितियों में संचार का एक विश्वसनीय स्रोत होगा जहां सेलुलर या वाईफाई नेटवर्क काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जोखिम भरी या साहसिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी। खबर के अंत में इसके समक्ष आने वाली चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली है विलंबता। वॉइस कॉल और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी रियल टाइम सुविधाओं में कुछ न्यूनतम समय के लिए विलंब हो सकता है। दूसरी है विनियामक चुनौतियां। चूंकि D2D सेवा भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती हैं, इस कारण से दूरसंचार संबंधी विनियमों के अनुपालन में लापरवाही देखने को मिल सकती है। स्पेक्ट्रम आवंटन की बात करें तो निर्बाध सैटेलाइट से भूमि पर संचार के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्राप्त करना भी एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा डिवाइस संगतता यानी कंपैटिबिलिटी भी एक चुनौती है। इससे यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि प्रौद्योगिकी अलग अलग स्मार्टफोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेहतर तरीके से काम करेगी या नहीं। और आखिरी है प्रसार संबंधी चुनौतियां। अलग अलग परिवेशों में सिग्नल लॉस और व्यवधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। विश्व भर में प्रथम ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प अपनाया था। इस संकल्प में 15 नवंबर को ट्रांसनेशनल संगठित अपराध TOC के सभी रूपों की रोकथाम और उनके खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। चलिए ट्रांसनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध TOC के बारे में बात करते हैं। ट्रांसनेशनल संगठित अपराध वास्तव में वह संगठित अपराध है जिसे कई देशों में बैठे अपराधियों के समन्वय से अंजाम दिया जाता है। इसके तहत अलग अलग देशों में सक्रिय व्यक्तियों के समूह या मार्केट अवैध व्यापारिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि ट्रांसनेशनल संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, प्रवासियों की तस्करी, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी, नकली वस्तुओं की तस्करी आदि शामिल है।
अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2019। इस संकल्प में आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ते गठजोड़ के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया है। साथ ही इसमें नीतिगत उपायों के जरिए गठजोड़ से निपटने की सिफारिशें भी की गई हैं। अब आतंकवादियों और संगठित अपराध के बीच गठजोड़ को देखें तो पहला है आतंकवाद का वित्त पोषण। आतंकवादियों को संगठित अपराधों को अंजाम देने से वित्तीय मदद मिलती है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोही समूह अवैध ड्रग्स व हथियारों की आपूर्ति के कुरियर बनकर धन जुटाते हैं। संगठित आपराधिक समूह आतंकवादियों को सीमा पार कराने और संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विदेशी आतंकवादी लड़ाकों को वापस लाने में संलिप्त होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में प्रवेश हेतु मोरे, संपूर्ण चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, विशेष रूप से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार का इस्तेमाल किया जाता है। मोरे भारत म्यांमार की सीमा पर मणिपुर में स्थित है। अगला है जाली मुद्रा का प्रसार। उदाहरण के लिए आतंकवादी कश्मीर के भीतर भारतीय जाली मुद्रा प्रवेश कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर ये जाली मुद्राएं यहाँ से पूरे भारत में प्रसारित हो जाती हैं। खबर के अंत में ट्रांसनेशनल संगठित अपराध से निपटने के लिए शुरू की गई पहले जान लेते हैं। पहली है ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2000। ये ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय उपाय है। दूसरी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF। ये संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इंटरपोल की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसके 196 देश सदस्य हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए देशों की कानूनी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। और आखिरी है मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ये ट्रांसनेशनल संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अवैध ड्रग्स से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए कार्य करता है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 29वें पक्षकारों के सम्मेलन COP29 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ एनर्जी ट्रांजिशन, अनुकूलन एवं लचीलापन, हानि व क्षति, प्राकृतिक पूंजी तथा जस्ट ट्रांजिशन जैसे क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2030 तक जलवायु कार्रवाई के लिए लगभग 6.3 से 6.7 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष वैश्विक निवेश किए जाने की आवश्यकता है। चीन के अलावा उभरते बाजार और विकासशील देशों यानी EMDCs को 2.3 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। वर्तमान में अधिकतर निवेश भारत और ब्राजील जैसे अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित हैं। साथ ही वित्त पोषण अंतराल को कम करने में गैर पारंपरिक स्रोतों की भूमिका में बढ़ोतरी हुई है। गैर पारंपरिक स्रोतों में स्वैच्छिक कार्बन बाजार, दक्षिण सहयोग, विशेष आहरण अधिकार आदि शामिल हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा की प्रौद्योगिकी लागत में गिरावट और चीन से सौर उत्पादों की आपूर्ति में भारी वृद्धि के कारण विकासशील देशों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हुए हैं। चलिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें जान लेते हैं। सहयोग को मजबूत करने, क्षेत्रीय निवेश योजनाओं के विकास और परियोजना पाइपलाइनों के सह निर्माण सहित देशों को जलवायु वित्त के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। दूसरी है सार्वजनिक वित्त पोषण। जलवायु वित्त के लिए देशों को अपने ऋण और राजकोषीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करना होगा। साथ ही घरेलू संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण जैसे उपाय अपनाने होंगे। निजी निवेश को देखें तो देशों को पूंजी की लागत कम करने, रियायती वित्त के लिए विकल्पों का विस्तार करने, कार्बन बाजारों की क्षमता का दोहन करने आदि पर बल देना होगा। और साथ ही बहुपक्षीय विकास बैंकों को जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG के हिस्से के रूप में 2030 तक ऋण देने की क्षमता को 3 गुना करने के लिए काम करना चाहिए। चलिए खबर के अंत में जलवायु वित्त की सुविधा के लिए अपनाए गए तंत्र भी जान लेते हैं। पहला है वैश्विक पर्यावरण सुविधा 1991। इसका गठन जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए किया गया है। दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010। इसे COP16 कानकुन कॉन्फ्रेंस में विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए स्थापित किया गया था। और आखिरी है नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG। यह मौजूदा दौर में काफी चर्चा में है। इसका उद्देश्य 2025 के बाद विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्यों में समर्थन देने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला वित्त आयोग सम्मेलन आयोजित किया।
आपको बता दें कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 14 नवंबर को दिल्ली में विकास के लिए हस्तांतरण थीम पर वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन किया था। तो चलिए सबसे पहले राज्य वित्त आयोग SFC के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्यपाल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में करना होता है। राज्य वित्त आयोग 243I के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243Y के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। वह कुछ विषयों पर राज्यपाल को सुझाव भी देता है, जैसे कि राज्य और स्थानीय निकायों यानी पंचायतों या नगरपालिकाओं के बीच करों का वितरण, उन करों या शुल्कों आदि का निर्धारण जिन्हें स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है या उनके द्वारा विनियोजित यानी एप्रोप्रिएटेड किया जा सकता है, तथा राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान। चलिए अब राज्य वित्त आयोग से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। पहली है, कई राज्यों ने समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है। उदाहरण के लिए 15वें वित्त आयोग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 15 राज्यों ने ही 5वें या 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। दूसरी चिंता का विषय है डेटा का अभाव। कई राज्य स्थानीय निकायों के बारे में सटीक डेटा प्रदान नहीं करते हैं। इस वजह से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें तदर्थ यानी अस्थायी बनी रहती हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR में देरी को समझें तो राज्य अक्सर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी सिफारिशों पर कार्रवाई का मसौदा तैयार करने में विफल रहते हैं। इन रिपोर्ट्स को राज्यपाल विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोगों की बुनियादी सिफारिशों को भी अस्वीकार कर देती है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मामलों में ऐसा नहीं होता है। अंत में राज्य वित्त आयोग में सुधार के उपाय भी जान लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2020 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्य वित्त आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों को मार्च 2024 के बाद अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के बाद अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा जी की। डाक विभाग ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से भी जाना जाता है। उनके मुख्य योगदानों को देखें तो उन्होंने पारंपरिक आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बिरसाइट धर्म की नींव रखी। उनके अनुयायी बिरसा को भगवान कहते थे। साथ ही उन्होंने प्रार्थना करने, शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश राज की भूमि अतिक्रमण और जबरन श्रम कराने की नीति के खिलाफ उन्गुलान यानी महान क्रांति या महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। हम बिरसा मुंडा जी से जुनून, बलिदान, साहस, न्याय, नेतृत्व कौशल जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट जारी की। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार ने 2023 में श्रम बाजार के व्यापक ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र रोजगार में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। राजस्थान में पक्षियों की सामूहिक मृत्यु के पीछे एवियन बोटुलिज्म को कारण माना गया है। यह गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ऑपरेशन सागर मंथन के तहत 700 किलोग्राम मेथामोफेटामाइन जब्त किया है। मेथामोफेटामाइन अधिक प्रभावी एडिक्टिव ड्रग है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की मौत की वजह कोदो मिलेट का सेवन हो सकता है। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद PCI की स्थापना की गई थी। PCI को पहली बार पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों के बाद 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत स्थापित किया गया था। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दुर्लभ कैट स्नेक देखा गया। सामान्य कैट स्नेक या बोएगा ट्राइगोनाटा अन्य सर्प प्रजातियों की तुलना में बहुत कम विषैला होता है। सांप की इस प्रजाति को अत्यंत दुर्लभ ही माना जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने की पेशकश की।
तमिलनाडु वन विभाग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR में पाए जाने वाले आक्रामक सेन्ना टोरा पादप को हटाने का नवीन प्रयोग कर रहा है। ये दक्षिण और मध्य अमेरिका की मूल प्रजाति है। ये सूखे घास के मैदानों व क्षेत्रों में वृद्धि करता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।